बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बड़ा आपका जो आजकल बिजी टाइम गुजरा होगा मुझे पता है, क्योंकि हर कोई जो है वो जानवरों के भाव-ताव कर रहा है। संडे का ज़्यादा दिन जो है वो इसी में गुजरा होगा, सब लोगों का डिसाइड करने में। मंडियों की सूरत हाल ये है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा, अच्छा मंडियों के साथ साथ हमारे घर के करीब भी अच्छे खासे रात को जानवर आ जाते हैं। सो वहाँ पर भी लोग आते हैं, भाव-ताव कर रहे हैं। सो आजकल ये चीज़ जो है वो एक चैलेंज भी बन गई है कि कोई सस्ता बकरा अगर ले आता है, अच्छा बकरा और कम कीमत है, मेरे ख्याल से वाकई वो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहा है। क्योंकि रेट सुन के तो हम आगे चल के आपको मंडी की सूरत हाल दिखाएंगे भी, और रेट्स क्या हैं वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के हिस्से में जी सबसे पहले हमने बात करनी है शहर में कहाँ कहाँ मंडियाँ लगाई गई हैं और उनकी क्या क्या सूरत हाल है। जो बुनियादी पॉइंट हैं जहाँ हमेशा मंडियाँ लगती हैं वहाँ के क्या हालात हैं हमारे साथ। मैं तो ये कहूँगी कि अच्छी बात है आज वही लोग मौजूद हैं जो कि हमेशा मंडियों पे जाते भी रहते हैं प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पे करते हैं, खासी गहरी नज़र भी रखते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। शहर में मंडियाँ लग चुकी हैं, जानवर बड़ी तादाद में हैं, गाहक नज़र नहीं आ रहे हैं। और कल जो लोग गए हैं ना, ऑनेस्टली मेरे अपने 2-3 रिश्तेदार विंडो शॉपिंग करके वापस आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गाहक ना होने की 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे पहले तो आपकी जो इस वक्त गर्मी चल रही है, ऐसे में आम शहरी उसका अपने घर में गुजर बसर बड़ा मुश्किल से हो रहा है। और साथ में जब आप और मंडियों की सूरत हाल हर साल ही कुछ अच्छी नहीं होती, चाहे उसमें कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी हो। ये कहा जाता है कि जी मंडियाँ मुफ्त हैं और यहाँ पे तो व्यापारियों से कुछ लिया नहीं जाएगा, लेकिन इस साल भी नहीं होती। अच्छा, वहाँ पे अजब सिस्टम है वो। अगर आप मंडियों में जाएं, जैसे रेगुलर हम पिछले कई साल से विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा माफिया होता है जो आपकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर लगता है ऐसे है कि जैसे इंतज़ामात को तरतीब मैं वही दे रहा आपको कहने लगी थी, एक लिस्ट इंतजामात की जारी की जाती है कि जिले इंतजामिया ने ये इंतजामात किए। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली दफ़ा मैं और सिपरा गए शाहपुर कांजरा की मंडी। सिपरा को याद होगा, ऊँट वाले बाज़ार में हम गए थे, याद है जी? याद है। व्यापारी रो पड़ा, उसने कहा मैं घर से चारा लेके आया हूँ, उसका भी 5000 रुपये लिया मुझसे, क्योंकि चारा आपने अंदर लेके आना है ना। ट्रक अंदर आना, अगर उस पर चारा है तो उसको भी पैसे दे के आए, उसके आप पैसे दे के लेके आए। अब कहता है ये ऊँट जैसे जानवर हैं, इन्होंने खाना भी ज़्यादा होता है, और मैं अपना चारा लेके आया हूँ, अपना ट्रक मैंने लोड कराया है, उसके अंदर आने का सिर्फ 5000 रुपये वो माफिया ले रहा है। अब मुझे बताएं, अब इस साल तो मैं गया नहीं, अभी तक नहीं गया, मैंने आपको बताया वो सेहत की वजह से नहीं गया। नहीं जी, हालात डिफरेंट नहीं होंगे, इससे वर्स ही होंगे। अच्छा, ये इससे पूछो कि पिछले साल भी और इस साल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी पीने का पानी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो छोड़े छोड़े कि उनको मिनरल वाटर मिलता है या नहीं मिलता है, साफ़ पानी मिलता है या नहीं मिलता है, जानवरों के लिए भी सिपरा और मैं यकीन करें कि ऐसे था जैसे अभी रो पड़ेंगे। ऐसे ऐसे प्यासे जानवर हमने देखे जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। इंतजाम कर दिया, टेंटों का इंतजाम मैं आपको कर बताता दिया, हूँ, आपने जिक्र कर दिया इंतजाम। टेंट्स का, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। खुरली से लेकर टेंट और टेंट से लेकर बैठने की जगह और चारपाई तक हर चीज़ के पैसे हैं। आप एंटर हुए हैं, एक बंदा है वो अपने 15-20 उसके पास जानवर हैं, वो लेकर आया, 30 हैं 50 हैं जितने भी हैं, उसने एक जगह लेनी है, मुख्तस करनी है, वहाँ पर बैठना है। अभी वो वहाँ पे अपना इंतजाम कर रहा होगा, कोई ना कोई आ जाएगा, वो कहेगा ये तो मेरी ज़मीन है, आप मेरी ज़मीन में क्यों लगा रहे हो? अच्छा। इसका किराया आपको देना पड़ेगा। वो 30-40 वो हज़ार, तो डेजिग्नेटेड मंडी है, देखे ना, आपकी इंतजामिया कोई ने ऐलान नहीं किया है, मैं तो कोई मानता ही नहीं, मानता नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, वो पैसे अलग ले जाते फिर हैं। जुल्म की इंतहा है ये। फिर तो फिर वो बेचारे ज्यादा पैसे लेते तो सही जहाँ जानवर बिठाने वो जमीन से जरा ऊंची करनी पड़ती है जगह, मट्टी डलवानी है, मटेरियल वो डलवाने के अलग पैसे हैं। फिर पानी जो है इसके लिए छोटी छोटी मोटरें, बोरिंग उन्होंने खुद जो आए होते हैं लोग वो करवाते हैं, उनको चलाने के लिए बिजली नहीं है। सही, इतने सारे मसाइल इस दफ़ा भी होंगे। तो इस दफ़ा की सूरत हाल हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जानवरों के रेट्स के हवाले से भी कुछ हमने बात करनी है। और वो जो मैं जिक्र कर रही हूँ, मिनी मंडियाँ आपको जगह जगह लगी नज़र आ रही हैं। हमारे इलाके सब्ज़ाज़ार में अच्छी खासी रात के टाइम मेरे ख्याल से मंडी से ज़्यादा जानवर वहाँ आ जाते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुल्क की मईशत जिस तरह से तबाह हो रही है, जिस तरह से ये टैक्स चोरी की जा रही है, अब इसकी सजेशंस की तरफ आना है, हल क्या हो सकता है? आमिर भाई।
हल क्या है? देखिए सबसे बड़ा हल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप जो दुकानों पे बिकता है उसको रोकें। उसको रोकेंगे तो उससे होगा ये कि स्मगलिंग का रुझान कम होगा। यानी अगर सिगरेट्स यहाँ बिकने नहीं दिए जाएंगे तो मेरा लश्कारा वो मुश्कारा वे लिया कि लिपस्टिक देख मैं तो देखने जनाब वालों ने को कहा कहा, इस्तेमाल ना कर लेना। अच्छा देखने वालों को लेके जा रहे हैं, मैंने तो उधर मुंह करके कहा, देखने वालों मतलब को दोनों ही अपनी तरफ ले नहीं गए। नहीं नहीं हमें वो कह नहीं रही, जो इस स्टूडियो में एंकर बैठी है उनसे कह रही है जो इस्तेमाल नहीं, मैंने करती है। सामने कैमरे की हमें तो तरफ कहा देख ही के नहीं। कहा। कैमरे की तरफ मैंने देख के सामने कहा। कैमरे- कैसे कहा? वैसे आप दोनों पर्सनल ना हो, मर्द हजरात भी मेकअप यूज करते हैं आप कौन लोग से जानते मर्द हो, करते बहुत हैं? सारे मर्द नहीं होते। टॉपिक से हट गए हैं नहीं वापस नहीं कौन से अच्छा करते ये लड़ाई बाद में अच्छा वो लड़ी, ये लड़ाई बाद में टाइम मर्द कम नहीं है, होते, टाइम वो कम है। इशारों के होते हैं, मांगरे होते हैं, इधर कपड़े कोई कपड़े और पहने टॉप- होते हैं मैं उन्होंने। कह रही हूँ बाद में लड़ाई कर लीजिएगा, मैं आपको लिस्ट बताऊंगी उनमें मर्द हजरात। देखें इसका बड़ा आसान हल है। बड़ी दफ़ा मुकदमात भी दर्ज हुए, बड़े नामी बड़े मशहूर जो स्मगलर्स हैं जिनका नाम सामने भी आते रहे, लेकिन उनको हमेशा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग, बासर लोग जो हमारे पाकिस्तान के, वो उनकी बैक पे होते हैं। इनको रोकना, हाई साहब तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि बाढ़ लगा दें, पहाड़ बंद कर दें, बॉर्डर्स को सील कर दें। ये सब बातें करने के हद तक तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन अमली तौर पर इस पर अमल दरामद करना अच्छा, मुश्किल मुझे नामुमकिन इसलिए है। भी लगता है क्योंकि अगेन इसमें भी तमाम हिस्से वाले लोग शामिल हो मैं जाते वही हैं कह ना। रहा हूँ, ये एक चेन है, ये एक बंदा नहीं है। ये पान बनाने वाला, ये वहाँ पे जो सिगरेट के फरोख्त कर रहा है, ये वो बंदा नहीं है, ये पूरी चेन है। और वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे आके ख़त्म होती है, पीने पे आके ख़त्म होती है। तो इसलिए अगर आपने टैक्स नेटवर्क, हुकूमत हमेशा कहती है कि टैक्स बढ़ाएं, लोग टैक्स दें, बिलों में इतने सारे टैक्स लगा दिए गए, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आपका टैक्स चोरी हो रहा है और स्मगलिंग की वजह से आपका टैक्स मजीद कम हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स हैं वो कम, उसमें कमी आ रही है, तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत इस तरफ संजीदा होकर देखे, संजीदगी का मुजाहरा करे, तो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज बाअसर लोगों की जब पुष्ट पनाही होती है तो फिर इस तरह के मामलात को रोकना बड़ी मुश्किल एक हो और जाता अहम है। पॉइंट ये है, मुझे लगता है थोड़ी से हमारे जो हेल्थ फैसिलिटेटर है ना आमिर भाई और शाहिद सिपरा साहब, उन्हें भी अपना रोल अदा करना चाहिए, बताना चाहिए कम से कम। वैसे तो सिगरेट आपकी सेहत के लिए है ही मुज़र, लेकिन ये वाला सिगरेट कितना मुज़र है। जो चीज़ें स्टार्ट में आमिर भाई ने डिस्कस की थी कि आपको कोई एक्सपायरी डेट का नहीं पता, आपको पता ही नहीं है उस बारे में, तो ये कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आमिर भाई, ये मेरे ख्याल से बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे सिगरेट के मुकाबले में ये आपकी ज़िंदगी को कैसे देखिए ये खा रहा है। आगाही देना तो ज़रूरी है, लेकिन आप कहते हैं कि रुपये के सामने कोई आगाही नहीं है। जहाँ रुपया बच रहा हो तो हम कहते हैं कि ये बच जाए, चाहे इसमें चाहे गुनाह ही हो जाए या कोई भी हमारी सेहत ही तबाह हो जाए, तो उसमें हम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ही सख्त एक्शन लेना है, उन्हीं को ये सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और उन्हीं का ये काम भी है, फ़र्ज़ भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था, गुफ्तगू का मकसद भी यही था कि प्लीज़ इस तरफ जो है वो खासी तवज्जो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आजकल आप खबरों में देख रहे होंगे कि मीजल्स की वबा, जिसे खसरा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा आम हुई है। सो ऐसे में आपने एहतियात क्या करनी है और इसकी इलामात क्या हैं, इलाज क्या है और इसकी स्वेयर कंडीशन क्या है, आपने किस तरह से इस सिलसिले में एहतियात करनी है। साथ ही साथ हिफाजती टीकों का प्रोग्राम कितना अहम है, इसको नज़रअंदाज करने से या कोई गलती इसमें करने से किन किन नुकसानात का सामना हो सकता है, आपके बच्चे की सेहत से कितना इसका ज़रूरी रिश्ता है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए आज का प्रोग्राम इसलिए भी मैं अहम कह रही हूँ कि आप हमेशा हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो प्रिवेंशन के नुक्ता नज़र से आज के शो में भी हम गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन इमरजेंसी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल हम आपका मैसेज अपने ही टीवी चैनल पे बार बार देख रहे हैं, पोलियो के हवाले से चल रहा है। सो पोलियो पे भी हम प्रोग्राम करते रहते हैं, स्टिल मुहिम चल रही है, सब लोगों को पोलियो के कतरे भी पिलाने हैं, लेकिन मीजल्स की वबा आजकल जो है वो हम देख रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, आपने जैसे बात पोलियो से शुरू की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पोलियो की कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन पोलियो से तो एक ज़ाहिर है एक बड़ी इंटरनेशनल बीमारी है, लेकिन उससे कोई डेथ्स या इस तरह नहीं प्रॉब्लम हो रहा, माजूरी इस तरह की अभी नहीं हो रही क्योंकि लोग प्रोटेक्टेड है। लेकिन मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे इस वक्त हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे हैं जिनको हो रहा है। उनको नमूनियाज़ हो रहा है और नमूनिया होता है, उनको इन्फेक्शंस होती हैं, उनको गर्दन तोड़ बुखार होता है, मल्टीपल इश्यूज़ हो रहे हैं।
जिसकी वजह से हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ रहा है। तो मीज़ल्स जब इसकी एपिडेमिक आती है, मीज़ल्स वैसे भी एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि ख़तरनाक इस तरह है कि जब मीज़ल्स आती है तो ये बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेती है। जैसे मैंने आपको कहा, लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, आपकी पेट को ख़राब, आंतों को ख़राब कर सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, कानों में से रेशा आना शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरा, चूँकि आजकल तो इसकी एपिडेमिक फैली है, आजकल तो जो भी बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं या जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, वो तो एट रिस्क हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से इतने ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। सही। अब मुझे ये बता दें, प्रिवेंशन की मैंने बात की, सबसे पहले हमने इलामात की बात कर लेते हैं ताकि आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू कर सकें। सो इलामात इसकी क्या क्या हैं? देखिए, इसकी इलामात में से कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। उसमें से ये है कि तेज़ बुखार सबसे पहले, खांसी, आंखें सुर्ख होना, आंखों से पानी आना, नाक बहना। पहले 2-3 दिन तो यही काम चल रहा होता है, उसमें लोगों का ख्याल होता है कि सिर्फ कुछ भी नहीं है, शायद बुखार है, पता नहीं लग रहा क्या। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद फिर इसके दाने निकलना शुरू होते हैं, रैशेस डेवलप होना शुरू होते हैं। सबसे पहले कान के पीछे से आते हैं, फिर चेहरे पे, फिर चेस्ट पे, फिर पेट पे, फिर 2-3-4 दिनों में सारी बॉडी में फैल जाते हैं। जैसे ही तेज़ बुखार हो, आंखें लाल हो, नाक से पानी आ रहा हो, तो आप फौरी तौर पे किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो इसका डायग्नोसिस बनाए। जब वो तशखीस कर लेगा ना, फिर वो एटलीस्ट आपको गाइड करेगा कि अगर घर में बाकी के बच्चे छोटे हैं या सेम एज ग्रुप के और हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कज़न्स हैं, उनको अलहदा किया जा सके, और अगर वो अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनको फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाई जाए। तो इसलिए उसको डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब पूरी बॉडी पे सुर्ख दाने निकल आते हैं फिर तो फौरी तौर पे पता लग जाता है, लेकिन जैसे ये अलामात आजकल शुरू हों, आप डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। सही। मुझे बता दीजिएगा वैक्सीनेशन का रोल क्या होता है? देखिए, वैक्सीनेशन का रोल तो जैसे बाकी बीमारियां हैं, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब वैक्सीनेशन, इसके 2 टीके लगते हैं फांसी टीकों में, एक 9 मंथ पे लगता है, फिर एक 15 महीने पे लगता है। ठीक है। उसमें यह होता है कि जब एक टीका लगता है तो उससे आप समझ लें कि बहुत हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है, 80% 85% तक प्रोटेक्शन हो जाती है लोगों की। लेकिन जब सेकंड टीका लगता है तो मज़ीद जो ऑगमेंट हो जाती है आपकी जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, उससे प्रोटेक्शन आपकी मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, जो हम आजकल हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये है कि वैसे 9 महीने को इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि 9 महीने तक माँ से बच्चे को एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। एंटीबॉडीज़ आप समझ लें कि एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या एक प्रोटेक्शन का निज़ाम है, माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से 10, 11, 12 महीने तक बच्चे को मीज़ल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आजकल 4 महीने के बच्चे को भी हो रहा है, 6 महीने को भी हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो माँ खुद भी प्रोटेक्टेड नहीं थी। ठीक है। माँ ने भी छोटे होते इंजेक्शन ही नहीं लगवाए। अच्छा। माँ ने बच्चे को प्रोटेक्शन ही नहीं दी, बच्चे को कोई खसरे का मरीज़ उसके पास से गुजरा, उसके 6 महीने के बच्चे को भी खसरा निकल आया, उसके 5 महीने के बच्चे को भी खसरा निकल आया। अदरवाइज तो बाकी दुनिया में अब 1 साल पे लगाते हैं मीज़ल्स का टीका, इसलिए कि उनकी मदर्स जब प्रोटेक्शन देती हैं अपने बच्चे को, तो 1 साल तक उनके बच्चों को मीज़ल्स नहीं होता। लेकिन जहाँ पे एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़, हम 9 मंथ पे लगाते हैं। अगर ये एक साइकिल है, देखें ना, अगर माँ प्रोटेक्टेड होती तो बच्चों को 9 महीने पे टीका लगता, फिर 15 महीने पे लगता, वैसे बचत हो जानी थी। तो अब यह है कि अभी भी बहुत ज़रूरी है 9 मंथ पे और 15 महीने पे जिन बच्चों को टीका लगा हुआ है उनको या तो खसरा होगा ही नहीं, अगर होगा तो बिल्कुल माइल्ड सा होगा। माइल्ड से मुराद हल्का सा बुखार हुआ, चंद दाने निकले, 4-5 दिन में बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये बता दें कि जैसे कि हम बात करें कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो किस एज ग्रुप तक आपको अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन करानी है? देखें, जैसे एक तो EPA स्केड्यूल है जो गवर्नमेंट का स्केड्यूल है, ठीक है। उसमें तो बर्थ से शुरू हो जाते हैं वैक्सीनेशन लगना। अब इसका मसला ये कि ये चूँकि 9 मंथ पे लगता है ना, लोग शुरू में 2-3 टीके लगवाते हैं। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है लोगों को शौक भी होता है बच्चे का, जी बड़ा ख्याल भी करते हैं। 2 महीने पे लगाया, 4 महीने पे लगवाया, 6 महीने पे, 4.5 महीने पे लगवाया, और उसके बाद 2-3 महीने का गैप आता है, लोग लापरवाह हो जाते हैं, भूल जाते हैं और लगवाते नहीं। इसलिए मीज़ल्स की वैक्सीन सबसे ज़्यादा मिसिंग होती है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू DPT और पोलियो, वो मिस इतने नहीं होते जितना मीज़ल्स मिसिंग होता है। अच्छा, मीज़ल्स जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्केड्यूल के हिसाब से हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक 9 मंथ पे लगता है, फिर 15 महीने पे लगता है। वैसे तो दुनिया में इसका MMR का इंजेक्शन जो सा होता है वो 4.5 साल पे भी लगता है मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए, और कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बाहर 15 साल पे भी लगवाती हैं। अच्छा। ताकि उसमें टोटल चांस ख़त्म हो जाए। देखें, जिसको 9 महीने या जिसको साल पे लगा, 15 महीने पे लगा, 4.5 साल पे लगा, फिर 15 साल पे लगा, वो तो माँ प्रोटेक्टेड होगी ना मुकम्मल। उसके तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो तो फुल्ली आप समझ लें कि प्रोटेक्टेड होंगे पूरे साल तक के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई मिस हो जाता है 9 मंथ 15 महीने, वो अब जब भी उसको मौका मिले वो किसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाए, जाके इसको लगवाए इंजेक्शन, क्योंकि अगर जब उसको नहीं निकला
तो वो एट रिस्क है, किसी वक्त भी उसको निकल सकता है। तो उसको निकलने से पहले, क्योंकि मैं एक बात थोड़ी सी, जवाब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मीज़ल्स एक ऐसी बीमारी है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ित को सप्रेस कर देती है। सही। जब वो सप्रेस करती है तो फिर 3 महीने तक किसी को कोई खांसी ज़ुकाम हो उस बच्चे को लग जाएगा। अगर कोई टीबी का मरीज़ उसके पास से गुजरेगा तो उसको टीबी लगने का भी चांस है। तो इसलिए ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग क्योंकि अगर नज़रअंदाज कर दे तो बेचारे परेशान भी हो रहे होते हैं। पंजाब में हज़ारों नहीं शायद लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मीज़ल्स की सेकेंड डोज मिस की हुई है। यानी हज़ारों लाखों तादाद में लोग इसको मिस कर देते हैं। यही इसकी प्रिवेंशन है। और दूसरा है कि जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़, जैसे गैस्ट्रो हो गया, कॉलरा हो गया, ये मीज़ल्स हो गया, ये इसकी अगर एपिडेमिक आ जाए ना, ये अगर ज़्यादा आ जाए तो ये हॉस्पिटल हमारे संभाल नहीं सकते। जैसे कोविड के दिनों में कोविड नहीं संभाला गया, इवन यूरोप से नहीं संभाला गया, उनके हॉस्पिटल चौक हो गए थे, उन्होंने मरीजों को हॉस्पिटल में आना ही बंद, उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल में आए ही ना, हमारे पास जगह ही नहीं है। तो इसी तरह जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने अगर एक बेड हॉस्पिटल वार्ड बनाया है मीज़ल्स के लिए, 42 बेडेड है, और बाकी वार्ड्स में मिल मिला के हम 60, 70, 80 बच्चे दाखिल करते हैं। अगर किसी दिन 400 बच्चे आ गए, हम कहाँ क्या करेंगे? किसी और हॉस्पिटल में चले, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल है, एक वार्ड है, वहाँ पे टोटल वार्ड में ही 50 बेड का है, उसमें बाकी भी पेशेंट्स पड़े हैं। तो इन एपिडेमिक्स को सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने से हम बचा सकते हैं। अगर एपिडेमिक आ जाए तो फिर बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। सही। पाकिस्तान में क्या इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है? जी जी बिल्कुल सही। अगर टाइमली देखें, वैक्सीनेशन जो सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वैक्सीनेशन है, अगर ये प्रॉपरली की जाए और जब कभी किसी को मसला हो हॉस्पिटल रिपोर्ट करे, टाइमली आए, तो बहुत अच्छा। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम इसको नमूनिया होगा ना, या अब इंसेफ्लाइटिस टाइप हो जाता है। नमूनिया भी हो, अगर आप उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वेंट की ज़रूरत है तो उसको वेंट पे डालें, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना अरसा रहे, उसके बाद लोग रिकवर करना शुरू कर देते हैं। लोग वेंट पे भी चल जाते हैं और चलते हुए घर वापस जाते हैं। सही। इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है। मीज़ल्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की, बाकी फास्ट टीकों के प्रोग्राम में कौन कौन से टीके शामिल होते हैं और आपको किस तरह से वो मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखते हैं, डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हिफाजती टीकों का प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से टीके इसमें शामिल हैं और किस किस एज ग्रुप में लगवाने होते हैं? हाँ जी, देखिए जी, हिफाजती टीके जैसे कैंपेन्स हम चलाते रहते हैं, इंडिविजुअल, कभी पोलियो की, कभी मीज़ल्स की, लेकिन हिफाजती टीकों का पूरा कोर्स कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी दुनिया में कोई आज अच्छा, मुझे लगता है बाहर के मुमालिक में स्कूल्स वगैरह में बड़ी ये चीज़ें ज़रूरी होती है, तो हमें भी हमारे स्कूल्स में भी ये चीज़ें लाजमो मलजूम कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखो ना, बाहर ये 30-40 साल से दुनिया में चल रहा है प्रोग्राम। हमारे कंट्री में भी अब चलते हुए बहुत अरसा हो गया। शुरू में जब एडवर्टीजमेंट होती थी तो आपने देखा 6 बीमारियों का बड़ा होता था कि 6 बीमारियों का 6, उसमें जैसे शुरू में किया गया था, उसमें टीबी जिसको BCG का कहते हैं, पहला टीका बर्थ पे लगता है। अच्छा, फिर उसमें शुरू वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसमें DPT आता था, काली खांसी, खुन्नाक, तशन्नुज, मीज़ल्स, पोलियो, ये 6 बीमारियाँ होती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी विद एफर्ट ऐड करती है कि गवर्नमेंट हेपेटाइटिस B ऐड किया, फिर नमूनिया ऐड किया, फिर रोटा वायरस के ड्रॉप्स ऐड किए, फिर H इन्फ्लुएंजा की एक चीज़ होती है वो ऐड की, फिर अब टाइफाइड ऐड किया, MR किया, मतलब रुबेला ऐड किया। अब करते करते 12 बीमारियाँ हो चुकी हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात वो जो है ना, अब देखें, अगर हम एक एक करके करेंगे ना कि एक चीज़ को बचाएंगे। अब काली खांसी इटसेल्फ इट्स डेंजरस थिंग, टीबी भी खुद खतरनाक बीमारी है, फिर तशन्नुज भी खतरनाक बीमारी है। तो इंडिविजुअल करने की बजाय ना, अगर हम उसको फॉलो करें ना रिलीजियसली, जो EPA का स्केड्यूल है, तो बहुत इसमें बेहतरी आ जाएगी। अभी आपने कहा ना स्कूलों में लाजिम कर देना चाहिए। मेरी तो बिल्कुल ये ज़ाती राय है, मैं इसमें गवर्नमेंट की राय तो नहीं मैं दे रहा हूँ, अपनी ज़ाती राय मैं कह रहा हूँ कि ये जिसके पास इसका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ना हो, उसके स्कूल के एडमिशन में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, उसकी जॉब्स की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ट्रेवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर बाहर वाले मुमालिक में ये सब चीजें हैं तो क्यों हम नहीं कर सकते? आप अल्टीमेट आपका मकसद तो एक ही है ना कि आपके बच्चे की जिंदगी महफूज रह सके। बिल्कुल से आपके बच्चे की भी, और जो वो बाकी बच्चे हैं जो बेचारों ने लगवा लिया है, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर? अब देखें ना, जो बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, बाहर के कनाडा जाते हैं, USA जाते हैं, 16 साल 17 साल 18, फिर वो वहाँ से फ़ोन कर करके कहते हैं जी हमारे इधर से कार्ड भेजें, वो कॉलेज वाले हमें एडमिशन नहीं दे रहे। वो क्योंकि उनका मतलब है कि देखें, अगर एक बच्चा यहाँ से बीमारी ले जाता है तो उनको क्यों लगा दे। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं। देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पनिशमेंट, इसके बगैर तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। थोड़ी सी तो सख्ती हम करें।
और दूसरी चीज़ चूँकि बिल्कुल फ्री है, तो आपको पता है जो चीज़ फ्री होती है लोगों का ख्याल होता है ये ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं हाँ है, ज़रूरी ऐसे ही नहीं है, हाँ। इस वजह से भी है। तो इसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी कि जो लोग ये वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे उनको जॉब्स में और इन चीज़ों में, इवन ट्रैवलिंग में भी देखें, जब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन जब पोलियो का इशू बना बहुत ज़्यादा, इंडियन स्पेशली, सबसे पहले जब इंडिया पोलियो फ्री हुआ है ना आज से कुछ 10 साल पहले, इंडिया ने सबसे पहले मतलब जो जिस तरह भी हुआ पाकिस्तान पे ट्रेवलिंग मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी कि पाकिस्तान का जो एडल्ट भी बाहर जाएगा ऐसे ही वो 2 कतरे पोलियो को पी के सर्टिफिकेट लेके एयरपोर्ट पे आपको लाजमी पिला के, बिल्कुल एयरपोर्ट पे पिलाते थे, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, बाहर के एयरपोर्ट्स पे। अगर किसी इंटरनेशनली किसी एक कंट्री के कहने पे या उनकी एफर्ट से पाकिस्तानी ये काम कर सकते हैं, तो क्या हम एफर्ट करके नहीं इनको पाबंद कर सकते? हम भी कर सकते हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो लोग नहीं पीते ना, या जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते, कोई सी भी, चाहे काली खांसी की है, तशन्नुज की है, या कोई सी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाते, वो जब एक थोड़ा सा ग्रुप बनता है ना किसी सोसाइटी में, जैसे लाहौर की आबादी अगर फर्ज करो अब 1.5 करोड़ हो गई, इसमें से आप कह लें कि 5-10 हज़ार लोग ऐसे जो मिस कर गए। अब जो 10 हज़ार लोग जब वो वायरस लेके आगे ट्रांसमिट करेंगे ना, तो जिन लोगों ने बेचारों ने वैक्सीनेशन कराई भी है वो भी एट रिस्क हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें बड़ी सख्ती करनी चाहिए और क्रॉस द बोर्ड सबको लगाना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जिस तरह हम पोलियो के हवाले से बार बार कैंपेन चलाते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेज चलाते हैं, ये चीज़ें भी अब आम करना वक्त की अहम ज़रूरत हो चुका है। क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज में बिल्कुल मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है इसमें कि कंपेन अपनी जगह, कंपेन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, जब भी कंपेन चले, चाहे पोलियो की चले चाहे मीजल्स की चले, उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट का बिलियंस ऑफ रुपीस लग रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, वो मुफ्त नहीं हो रही होती, तो वाम को भी चाहिए पार्टिसिपेट करें, वाम को भी थोड़ी सी दिलचस्पी लें उसमें। सेकेंडली EPA जो रूटीन की वैक्सीनेशन है ना, रूटीन का जो फांसी टीकाजात का प्रोग्राम है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट पैगाम हमेशा के लिए, हर मेजॉरिटी ऑफ दी जो है ना बीमारियों से बचने के लिए, वो ये कि हैंड वॉशिंग करें लोग प्रॉपर, खाने से पहले, खाने के बाद, इधर उधर दो चीजें ना लाजमी मजलूम कर लें, एक हाथ धोना और एक साफ पानी, या वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।